हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं हमें अपने चारों ओर की जो ऑब्जेक्ट्स चीजें दिखाई देती है वो कैसे दिखाई देती है, या फिर अगर मिरर में अपनी इमेज देख पाते हैं तो वो कैसे देख पाते हैं। तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, या फिर इंद्रधनुष का बनना, रेनबो फॉर्मेशन, वो कैसे होता है। कई बार आपने देखा होगा पानी से भरी हुई बाल्टी में अगर आपको एक सिक्का डालोगे तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या फिर उसका जो बेस होता है वही ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उसका क्या रीजन है? ये सब फिनोमिना डिपेंड करते हैं लाइट पर। लाइट के बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अल्फा साइंस, साइंस लर्निंग का परफेक्ट हब। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज लाइट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें सिलेबस में आपके रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, उससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स है, देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, डिस्पर्जन है, जो कि पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत ही मजा आएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसको मैं एकदम बेसिकली कंसेप्चुअली आपको समझाऊंगा विद द न्यूमेरिकल्स, विद द रे डायग्राम्स। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि हम किसी रोशनी वाले कमरे में, लाइट वाले कमरे में जाएं तो हमें सब चीजें नजर आने लग जाती है, और अगर हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, डार्क रूम में जाते हैं, तो हमें चीजें दिखाई नहीं देती है। तो बेसिकली अगर हम ये सोचें कि हमें चीजें दिखाई किसकी वजह से देती है, तो हम कहेंगे हमें लाइट की वजह से चीज दिखाई देती है। इट मीन्स वहां पर जो भी सोर्स ऑफ लाइट होगा, भले वो कोई ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब हो गई, लैंप हो गया, तो उसकी जो लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तो वहां से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और वो चीज हमें दिखाई देती है। मतलब इस दुनिया में हमें जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं, ठीक है, उसका बेस रीजन है कि वो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें ये समझना होगा कि लाइट के डिफरेंट फिनोमिना कैसे वर्क करते हैं। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लाइट का नेचर कैसा होता है। तो इनिशियली ये समझा जाता था कि लाइट क्या होती है, स्ट्रेट पाथ में प्रोपेगेशन करती है, स्ट्रेट लाइन में गति करती है। पर जैसे लाइक कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, अगर कोई स्ट्रेट रे ऑफ लाइट अगर उससे टकराती है तो पीछे उसकी क्या बनती है, एक शार्प शेडो बनती है। ठीक है, इफ सपोज दिस इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक मतलब जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, यहां से रे ऑफ लाइट जाएगी, यहां क्या करेगी, वो फॉल करेगी, जब टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, तो इसकी जो क्या बनेगी, एक शार्प पीछे क्या बनेगी, एक शेडो बनेगी। इट मींस पहले माना जाता था कि स्ट्रेट रे ऑफ लाइट, लाइट का जो प्रोपेगेशन होता है वो कहता है स्ट्रेट पाथ में गमन करती है, वो स्ट्रेट पाथ में प्रोपेगेशन करती है। पर बाद में ये भी देखा गया कि अगर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट किसी रे ऑफ लाइट के पाथ में आता है, तो ये रे ऑफ लाइट क्या करेगी, उसके जो किनारे होंगे, उस ऑब्जेक्ट के जो किनारे होंगे, वहां से क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। तो फिर ये माना गया कि ये जो रे ऑफ लाइट जो है स्ट्रेट वे में प्रोपेगेट करती है, ये थोड़ा सा क्या हो गया, ये फेल होता नजर आया। तो ये माना जाने लगा कि लाइट का एक वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर नहीं है। पर अब की जो एडवांस क्वांटम थ्योरी है, ये बताती है कि लाइट पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद द वेव नेचर। तो हम इस चैप्टर को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो चैप्टर का नाम है आप देख रहे हो, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो इसका जो 80% पोर्शन है इस चैप्टर का, वो डिपेंड करता है आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करेंगे, इस चैप्टर को बहुत ज्यादा हार्ड समझ के छोड़ देते हैं, या फिर वो समझने की कोशिश ही नहीं करते। जबकि ये चैप्टर आपके मार्क्स लाने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें अगर आप कंसेप्ट को एक बार समझ लिए तो आपके मार्क्स इजीली आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे रिफ्लेक्शन क्या है, देन रिफ्रैक्शन क्या है। Reflection is the bouncing back of light, the bouncing back of light into the same medium after striking a surface. The bouncing back of light into the same medium, into the same medium. Bouncing back of light, तो ये लाइट है, वो इंसिडेंट है, इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, यहां स्ट्राइक करने के बाद वो क्या हो रही है, it is bouncing back into the same medium. If suppose this is air, तो क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी सरफेस पे, और
उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये जो फिनोमिना है वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या हो रहा है, लाइट रिटर्न्स बैक, ठीक है, हैपेंस इन मिरर। मिरर में हम देख पाते हैं, मिरर में होता है ये। सिंग जो आपके जो एनसीईआरटी सीबीएसई में जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो सारी क्या दे रखे हैं, मिरर्स में दे रखे हैं रिफ्लेक्शन। हमें मिरर्स पढ़ने हैं और मिरर्स के ही न्यूमेरिकल्स होंगे, इसलिए यहाँ पे दे रखा है हैपेंस इन मिरर। अदरवाइज कोई ऑब्जेक्ट पे रे ऑफ लाइट टकरा कर बाउंस बैक हो जाती है तो वो रिफ्लेक्शन है, और उसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम चीजें देख पाते हैं, ठीक है। सीइंग आवर इमेज इन अ मिरर, ये एक एग्जांपल हो गया, मिरर में अपनी इमेज दिख रही है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ शाइनी मेटल सरफेस, किसी शाइनी मेटल सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो उसका एग्जांपल हो गया। एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज हम देख पाते हैं वो सब क्या है, रिफ्लेक्शन के कारण है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? The bending of light when it passes from one medium to another is called refraction of light. Refraction जो होगा उसमें दो मीडियम हो जाएंगे, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट यहां से आई है, इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका एयर। इफ सपोज दिस इज वाटर, ठीक है, दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, हमने ले लिया वाटर। अब क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट कैसी चलनी चाहिए थी, नॉर्मली ऐसे चलनी चाहिए थी, वो ऐसे नहीं चल के कैसे चलेगी, वो बैंड हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके बैंड हो जाएगी। तो ये जो फिनोमिना है जहां पर द बैंडिंग ऑफ लाइट इंटरफेस पे, कहां पर, दोनों मीडियम के इंटरफेस पे, इस सरफेस पे क्या होगा, बैंड हो गई है। द बैंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होगी, लाइट बैंड हो रही है, इसमें लाइट क्या हो रही थी, बाउंस बैक हो रही थी। हैपेंस इन वाटर ग्लास लेंस, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। स्ट्रॉ अपीयरिंग बैंड इन वाटर, आप किसी ग्लास में पेंसिल या स्ट्रॉ रख के देखिए, आप देखेंगे कि जो एयर तक की सरफेस होगी, मतलब वो जो पेंसिल का वो वाला भाग या स्ट्रॉ का वो वाला भाग जो एयर में है वो आपको स्ट्रेट दिखेगा, पर आप जैसे ही देखोगे कि पानी में उसका जो हिस्सा होगा, वाटर में जो उसका हिस्सा होगा वो कैसा होगा, वो आपको आगे से बैंड दिखेगा। किसकी वजह से हो रहा है, वो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। कॉइन अपीयरिंग रेज्ड इन वाटर, अगर आप कोई बाल्टी बकेट में या बाउल में आप कॉइन ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिएगा, आप देखेंगे कि वो जो कॉइन है वो कैसा दिखेगा, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। या फिर आप खाली नॉर्मल अगर उसकी बॉटम देखेंगे, उसका तल देखेंगे, वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो तारे टिमटिमाते हैं वो भी किसकी वजह से, वो भी रिफ्लेक्शन के कारण है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो है वो लाइट के ही दो अलग अलग फिनोमिना है जो आपको इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने हैं। दोनों के आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, दोनों के आपके रे डायग्राम्स पढ़ने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक एक करके पढ़ेंगे, ना कि साथ में। आप जब रिफ्लेक्शन पढ़ लेंगे अच्छे डेप्थ में तो रिफ्रैक्शन आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट आपकी एक बार समझ में आ जाएगा, और कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपकी डिफिकल्टी नहीं आएगी। दोनों के फॉर्मूले भी लगभग सेम है, दोनों के कंसेप्ट भी लगभग सेम है। आपको बस रिफ्लेक्शन पहले बहुत अच्छे से समझना है, देन रिफ्रैक्शन इजीली समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, किसी भी सरफेस से रे ऑफ लाइट का स्ट्राइक करके, हिट करके बाउंस बैक हो जाना, उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ मिरर और पॉलिश्ड सरफेस, तो किसी भी मिरर या कोई भी पॉलिश सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पे रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक करेगी और उसी मीडियम में अगर बाउंस बैक हो जाती है तो ये फिनोमेना कहला रहा है रिफ्लेक्शन। अब देयर आर सम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या चीज है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत इजी है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, जो भी रे आ रही है स्ट्राइक करने से पहले वो इंसिडेंट रे होगी, और स्ट्राइक हिट करने के बाद जो वापस चल रही है वो कहलाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों के बीच में हमने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन ली है जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल। फाइन, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस the angle between normal and incident ray is angle of incidence, and the angle between normal and reflected ray is angle of reflection. अब आपको सारी टर्म समझ में आ गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल। नाउ
लॉ क्या है? द फर्स्ट लॉ सेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बन रहा है वो ऑलवेज इक्वल होगा नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बन रहा है इससे। मतलब दिस वुड ऑलवेज बी इक्वल टू, लाइक एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दूसरा लॉ है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मींस ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल सभी एक ही प्लेन में होते हैं। अब इसके अलावा एनसीईआरटी में आपके दे रखा है, स्पेसिफिकली दे रखा है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, जिस मिरर में हम लोग डेली देखते हैं, डेली बाल बनाते हैं, अपनी शक्ल को देखते हैं, वो जो मिरर होता है उस मिरर में जो इमेज बनती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। 4 प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली दे रखी है, इसे छोड़ना मत, ढंग से पढ़ लेना। देखो फर्स्ट क्या है कि जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधे दिखते हैं हम लोग मिरर में, इरेक्ट होगी इमेज, ठीक है। वर्चुअल एंड इमेज, रियल नहीं होती वो, वर्चुअल इमेज है। और कैसी है? सीधी, इरेक्ट, सीधी है। इरेक्ट के साथ आपको वर्चुअली लगाना, वर्चुअल के साथ इरेक्ट लगाना है जहां पे भी, ठीक है। तो इमेज कैसी है? सीधी दिख रही है, मतलब इरेक्ट है एंड वर्चुअल। सेकंड, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आप जिस साइज के हो उसी साइज का अंदर दिखेगा, ना तो बड़ा दिखेगा ना छोटा दिखेगा। मतलब आप क्या हो जाओगे? ऑब्जेक्ट, और मिरर के अंदर दिख रहा है वो क्या है? वो एक इमेज है। तो ऑब्जेक्ट और मिरर की जो साइज होगी, प्लेन मिरर की अगर बात करें तो वो सेम होगी, ठीक है। प्लेन मिरर में द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड क्या है? द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर। मतलब आप जैसे ऑब्जेक्ट हो, मिरर के सामने खड़े हो, तो अगर आप 40 सेंटीमीटर दूर खड़े हो मिरर से, तो आपकी जो इमेज अंदर दिख रही है वो भी 40 सेंटीमीटर दूर दिखेगी। जैसे जैसे आप मिरर से दूर होते जाओगे, अंदर इमेज भी आपको क्या लगेगी? दूर होती चली जाएगी। तो जो डिस्टेंस है, ठीक है, कहां से? मिरर से ऑब्जेक्ट का और मिरर से इमेज का, वो ऑलवेज क्या रहता है? सेम रहता है। और फोर्थ है, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इमेज जो होगी वो कैसी होती है? लैटरली इन्वर्टेड। मींस अगर आपका यहाँ पे जो भी लेफ्ट हैंड है तो वो अंदर क्या दिखेगा? उसका राइट दिखेगा। लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है, इट इज लैटरली इन्वर्टेड। तो ये चारों प्रॉपर्टीज है, एनसीईआरटी में दे रखी है, तो उसको छोड़ना मत, ये पढ़ के जाना, क्योंकि बच्चे यही करते हैं कि वो छोड़ देते चीजें। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम देखेंगे कि जो रिफ्लेक्शन होता है, हम जिस रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, एज आई टोल्ड, हमें क्या पढ़ना है? मिरर पढ़ना है। तो हमें मिरर के बारे में पढ़ना होगा कि हम कौन सा मिरर पढ़ना है। तो मिरर में हमें प्लेन मिरर नहीं पढ़ना है। प्लेन मिरर की खाली प्रॉपर्टीज दे रखी है कि आपकी जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो कैसी बनती है। हमें पढ़ना है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर है क्या चीज, कॉन्वेक्स मिरर क्या चीज है, उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसके रे डायग्राम सब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ मिरर, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हम सबके घरों में जो मिरर लगे होते हैं जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो सारे क्या है? प्लेन मिरर है, जिसमें हम अपनी इमेज कैसी पाते हैं? सेम डिस्टेंस पे, सेम साइज पे, और आपका जो लेफ्ट हैंड होता है वो उसका क्या होता है? राइट हैंड होता है। तो देखिएगा, हम स्फेरिकल मिरर जो है वो प्लेन मिरर से थोड़ा अलग है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर जो होगा वो होगा थोड़ा सा कर्व्ड। प्लेन मिरर जो होता है वो क्या होता है? प्लेन होता है। आप देखेंगे वो होगा एग्जैक्ट प्लेन। बट जो ये स्फेरिकल मिरर है वो कैसा होता है? इट इज कर्व्ड। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कैसी होती है? कर्व्ड होती है। तो ये दो टाइप के होते हैं, या तो कर्व इनसाइड हो, इनवर्ड हो, या फिर आउटवर्ड हो। इनवर्ड इस टाइप का हो सकता है, दिस इज अ स्फीयर। आपको स्फीयर दिख रहा है यहाँ पे, ये स्फीयर है। स्फीयर में देखिए, ये अगर हम लोग यहां से कट करते हैं और ये पोर्शन लेते हैं, ठीक है, जो कि क्या है? कर्व्ड इनसाइड, ठीक है, कर्व्ड इनसाइड। तो कैसा बन रहा है? केव बन रही है, एक गुफा, ठीक है, अंदर जाने की गुफा, केव बन रही है। तो ये जो टाइप का मिरर है वो क्या कहलाएगा? कनकेव मिरर, ठीक है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी? कर्व्ड इनवर्ड्स। गॉट द पॉइंट? नाउ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स आप देखोगे ये तो वही वापस बन गया, नहीं, मैं कह रहा हूं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये एक मिरर है आपका, ठीक है, मतलब ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर में ये जो आगे का हिस्सा है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहां पे आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां पे जो रे ऑफ लाइट आएगी वो यहां इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, और इसमें जो रे ऑफ लाइट आएगी वो अंदर की तरफ स्ट्राइक करेगी। और ये जो पीछे जो ये बना रखा है ब्लैक कलर में, ये जो ब्लैक
जो अब पेन से मैंने बना रखा है वो क्या चीज है, वो पॉलिश्ड सरफेस है, इट इज पॉलिश्ड सरफेस। इसमें पॉलिश्ड सरफेस ये वाली है, इस पे पॉलिश्ड सरफेस ये वाली है। आपको तो ध्यान इस पे देना है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है। इसमें देखिए रिफ्लेक्टिंग कहाँ हो रही है, रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट आ रही है, तो कर्व इनवर्ट्स, तो क्या बना रहा है, केव जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। फाइन, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी, कर्व इनवर्ट्स। अब यहां पे देखेंगे कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ऐसी नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऐसी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऐसी, कर्व आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर, इट इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो क्या होगी, कर्व्ड आउटवर्ड्स। स्फेरिकल मिरर के साथ उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आपको रे डायग्राम्स बनाने के लिए आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, उसके लिए आपको क्या है, ये कुछ टर्म्स हैं उसका आइडिया होना जरूरी है। फाइन, तो हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है पोल। तो आप देखेंगे ये जो भी आपका जो मिरर है, इट कुड बी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों का जो ये सेंटर पॉइंट होगा, ये सेंटर पॉइंट होगा वो कहलाएगा उसका पोल। फर्स्ट। नाउ सेकंड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज है, हम इसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। यहां पे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज है, आपका जो भी मिरर है, भले कॉनकेव मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है, वो क्या है, ये एक स्फीयर का पार्ट, एक गोले का हिस्सा है। भाई ये जो मिरर है वो इस गोले का हिस्सा है, ये जो मिरर है ये इस गोले का एक स्फीयर का हिस्सा है। तो ये इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस केस में आप देखिए कॉनकेव मिरर के केस में यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या बना रखा है मैंने, ये बना रखा है कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर। उसका जो सेंटर, ये एक सपोज एक स्फीयर है तो उसका सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ कन्वेक्स मिरर में ये स्फीयर बना रहा है, इसका सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां भी देखिए ये भी एक क्या बनाएगा, एक स्फीयर का पार्ट है, उसका सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज इट इज। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज है, इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्लियर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज है, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ने वाली एग्जैक्ट जो बीच में जो लाइन चल रही है वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। देखिएगा आप, ये पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे चल रही है। यहाँ पे भी देखिए पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो लाइन बना रखी है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ने वाली लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ने वाली ये जो लाइन है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। नाउ प्रिंसिपल फोकस क्या चीज है, प्रिंसिपल फोकस क्या चीज है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट चलती है, ये जो रे ऑफ लाइट है ये कहां से चलेगी, ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट कहां पे, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो यहां पर जो रे ऑफ लाइट चल रही है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी इसकी, ठीक है, उस पर स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। तो ये वाली जो रे चली यहां से यहां टकराई और इस डायरेक्शन में आ गई, ये वाली जो रे चली वो यहां से स्ट्राइक करने के बाद इस डायरेक्शन में आ गई। तो किसी एक पॉइंट पे ये मिलती है इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है, रेस को कन्वर्ज करता है। ठीक है, वो फैलाता नहीं, डाइवर्ज नहीं करता, वो क्या करता है, सेंट्रलाइज, मतलब एक जगह पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो ये रे ऑफ लाइट टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पर मिलती है, वो क्या है, फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर के केस में क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट चल रही है वो आफ्टर स्ट्राइकिंग, टकराने के बाद क्या हुआ, यहां से टकराई और ये तो इस डायरेक्शन में चलेगी, यहां से टकराने के बाद ये इस डायरेक्शन में। मैंने बताया ना कि ये जो मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या कर रहा है, ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो डाइवर्ज करेगा तो रे ऑफ लाइट यहां चलेगी, ये रे ऑफ लाइट यहां चलेगी, ये तो कभी मिलेगी नहीं। हम क्या करेंगे, इसको पीछे बढ़ा के देखो, इसको आप पीछे बढ़ाकर देखेंगे तो किसी एक पॉइंट से आती हुई नजर आएगी। यहां से देखेंगे तो लगेगा जैसे किसी एक पॉइंट से आ रही है, यहां से भी देखेंगे तो किसी एक पॉइंट से आ रही है, ऐसा लगता है। ठीक है, द पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर पास थ्रू अ पॉइंट, तो इस केस में तो एक पॉइंट से पास हो रही है, और इस केस की बात है अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। अपीयर टू बी लिखा है, मतलब ऐसा अपीयर होता है कि वो किसी पॉइंट से आ रही है इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर,
ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में फोकस कहाँ है, फ्रंट में है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, सामने है, फोकस कहाँ है, सामने है, फोकल लेंथ, सब चीजें सामने है। और आप देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, मिरर के पीछे, ठीक है, फोकस कहाँ है, मिरर के पीछे, फिर आपके ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर पीछे का ही काउंट होगा, और आगे आएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या चीज है, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा, आपका फोकस कहलाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका डिस्टेंस था, फोकस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस था, ठीक है, ये जो डिस्टेंस था वो क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी डिस्टेंस था, और फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच का डिस्टेंस हो गया, फाइन। तो ये हो गया फोकल लेंथ, ठीक है, दिस इज वेरी इजी। एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करा देता हूं। पोल क्या चीज है, मिड पॉइंट, ठीक है, किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट है वो क्या चीज है, पोल है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज है, कि जो आपका मिरर है, भले वो कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है, इट इज द पार्ट ऑफ एन स्फीयर। तो स्फीयर का जो सेंटर होगा, स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन चल रही है पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ने वाली, ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, फाइन। नाउ प्रिंसिपल फोकस, फोकस क्या चीज है, कि इस केस में कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जो रे ऑफ लाइट चलती है, स्ट्राइकिंग के बाद किसी एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलती है, वो कहलाता है फोकस। इस केस में होगा मिलती हुई नजर आती है, मतलब वो क्या होती है, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। तो आपके तो यहाँ पे तो क्या हुआ है, डाइवर्ज होगी, तो इसको हम आगे बढ़ा के देखेंगे तो हमें यहाँ से देखेंगे तो दिखेगा कि वो किसी पॉइंट से आती हुई नजर आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो वो क्या है, फोकस हो जाएगा। अब इस फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस वो क्या कहलाएगा, आपकी फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं हम लोग। ये चीजें आपको जो ये टर्म्स हैं ये आपको ज्ञान होना इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे, आप रे डायग्राम्स वगैरह बनाओगे, मिरर फॉर्मूला लगाओगे, उसमें इस सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को इसको बार बार देखना, एक बार इसको आप तैयार कर लेना, ताकि आगे जो आप पढ़ने जा रहे हो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।